बच्चों, आज हम सोशल साइंस की 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि 17 अगस्त 2021 को आई है। इस वर्कशीट में लास्ट वर्कशीट का ही थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसमें हमने पहले ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है, इसको हमें क्यों अपनाना चाहिए, ये सब हम पहले भी अपनी क्लास में या जो वर्कशीट थी पिछली उसमें डिस्कस कर चुके हैं। उसी को थोड़ा और बढ़ाया गया है इसमें। तो शुरू करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज़ विद द नीड ऑफ द फ्यूचर। यानी कि फ्यूचर की जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना जब हम रिसोर्सेज का आज के टाइम में इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और फ्यूचर के लिए भी चीज़ें बच जाएं, उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। रिसोर्स प्लानिंग इज़ द स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स प्लानिंग यानी कि अगर हम प्लानिंग करके चलें तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सहयोग दे सकते हैं। एजेंडा 21, अब इसमें एक बात याद रखने वाली है, एजेंडा 21 क्या था, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, ये कहाँ हुआ था, ये आपका 1 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आराम से आ जाता है। एजेंडा 21 इज़ अ डिक्लेरेशन दैट वाज साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। यानी कि UNCED, ये जो एक संस्था है, इन्होंने 1992 में एक डिक्लेरेशन किया था जिसका नाम एजेंडा 21 है, जिसमें ये बताया गया था, और ये हुई कहाँ थी, विच टुक प्लेस एट रियो द जेनेरियो ब्राज़ील। ये ब्राज़ील में रियो द जेनेरियो में हुई थी। इट्स एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और इसका एम क्या था कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडिविजुअली नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर अचीव करें। यानी कि दुनिया में, ये नहीं कि भारत में हम अपने एरिया में ऐसा करें, दुनिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बच जाए। इट इज़ एन एजेंडा टू कम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज। ये एक ऐसा एजेंडा था जिसमें कि एनवायरमेंटल डैमेज को रोकना था, पॉवर्टी को ख़त्म करना था, डिसीज़ थ्रू ग्लोबल कॉर्पोरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। और कॉमन इंटरेस्ट यानी कि सभी लोग जिस भी डिसीज़ से, मतलब कि कोई देश ऐसे हैं, कई सारे देश ऐसे हैं जो कि सेम तरह के डिसीज़ को झेलते हैं, उनसे किस तरह से ओवरकम किया जाए। म्यूचुअल नीड्स, आपसी सहयोग से आपसी ज़रूरतों को पूरा करें और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें। यानी कि अपने जो भी एक दूसरे के अंदर जो भी क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ का यूज़ कर एक दूसरे की हेल्प की जाए और सभी की समस्याओं का समाधान किया जाए। यही इसका ऑब्जेक्टिव था एजेंडा 21 का। गांधी जी हैड सेड, गांधी जी ने कहा था, ये लाइन भी पहले आ चुकी है, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। ये लाइन मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, अच्छे से समझा चुकी हूँ कि गांधी जी ने कहा था कि हर किसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बहुत रिसोर्स हैं, लेकिन किसी की ग्रीड को पूरा करने के लिए रिसोर्स कितने भी हों वो कम पड़ ही जाएंगे। इसमें आगे टेबल दे रखी है, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ज़मीन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, किन किन कामों के लिए किया जाता है। तो पहला यह है कि फॉरेस्ट के रूप में ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं, इनके फॉरेस्ट जो ज़मीन पर ही उगेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सेकंड है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, और जो ज़मीन है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है। फैलो लैंड, खाली जो पड़ी हुई लैंड है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, और जो जानवरों को चराने के लिए ज़मीन होती है वो ज़मीन आ जाएगी इसमें। नेट सोन एरिया, और टोटल एरिया में से जब हम सोन एरिया का मतलब है कि खेती बाड़ी के लिए कितना एरिया हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कॉजेज़ ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ क्या हैं, यानी कि लैंड जो ख़राब हो जाती है, ज़मीन ख़राब हो जाती है, उसके कारण क्या है पहले भी बता चुके। माइनिंग, यानी कि हम जितने ज़्यादा हम ज़मीनों को खोदेंगे, उनके रिसोर्सेज निकाल लेंगे तो वो ख़राब हो जाती है काफ़ी समय तक। ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा चरा देते हैं जब जानवरों को, जब जानवर ज़्यादा ज़मीन में से घास वगैरह खा जाता है तो वो भी डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि वो जड़ें भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो ज़मीन बैरन हो जाती है। अगला है ओवर इरीगेशन, जब ज़्यादा पानी दे देते हैं, सिंचाई ज़्यादा कर देते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यानी कि इंडस्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल वाटर होता है, अगर वो ज़मीन में चला जाता है तो वो ज़मीन को ख़राब कर देता है। अगला है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को काटना, ये भी हमारा लैंड डिग्रेडेशन का एक कॉज है, ठीक है। अब ये वर्कशीट हमारी पूरी हो गई। इसमें हमने जो मेन बातें पढ़ी हैं, पहला तो रिवाइज़ हो गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। दूसरा एजेंडा 21, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता ही है, 3 नंबर का आ जाता है, नहीं तो 1-1 नंबर का कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। और लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, इंडिया में ज़मीन का इस्तेमाल किन किन रूपों में किया जाता है, और लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़। लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज़ जो है 5 नंबर क्वेश्चन आराम से बन जाता है।
ठीक है, अब इनके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हाउ डज़ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन कॉज लैंड डिग्रेडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे कि मैंने बताया कि जो इंडस्ट्रियल वो है पॉल्यूशन है वो किस तरह से लैंड डिग्रेड का काम करता है। इंडस्ट्री से जो भी गंदा केमिकल वाला पानी निकलता है, अगर उसको ठीक से ट्रीट ना किया जाए, उसके केमिकल्स को ना निकाला जाए और उस पानी को ऐसे ही बहा दिया जाए, तो ज़मीन उस पानी को सोख लेती है, जिसकी वजह से जो उसकी फर्टिलिटी पावर जो वो कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या है? रिसोर्स को प्लान करके इस्तेमाल करना जिससे वो वेस्ट ना हो। हम प्लानिंग किसी भी चीज़ की इसलिए करते हैं ताकि उससे हम बेस्ट ले सकें और वेस्टेज कम से कम हो। ठीक है, अगला है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजेंडा 21 एजेंडा जो था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। पहला तो यही था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए ग्लोबल लेवल पर। दूसरा क्या था कि एनवायरमेंटल डैमेज कम हो, पॉवर्टी कम हो, डिसीज़ कम हो, म्यूचुअली नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करें, यही इसका ऑब्जेक्टिव था। लास्ट क्वेश्चन है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमें अपने बाप दादाओं से ये जो एनवायरनमेंट है या जो ये दुनिया है ये हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का हम पर उधार है। इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब क्या है? कहने का मतलब जैसे कि हमारे समाज में ये होता है कि जो बाप दादाओं का पैसा होता है उसको बच्चे बड़े खुले रूप से इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा वेस्टेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमें इसे आगे बचाना भी है, वो ये सोचते हैं हमारे बाप दादाओं ने या हमारे लिए बचाया था इसलिए हमें इसे खर्च करना चाहिए। लेकिन जो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है या जो वर्ल्ड का है एनवायरनमेंट, उसके लिए हम ये नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि ये हमारे, जिस तरह हमारे बाप दादाओं ने, हमारे फोर फादर्स ने सोचा कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए हमें रिसोर्सेज को बचाए रखने हैं, इसी तरह हमें भी यही सोचना चाहिए कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने सोचा है हमारे लिए, वैसे ही हम भी सोचें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। यानी कि जैसे हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा है वैसे ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे। उनका उधार है हम पे जो कि हमें उनको वापस देना है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ी की और उनके आगे आने वाली पीढ़ी के लिए वो लोग सोचेंगे ऐसे, यानी कि ये फ्यूचर में ऐसा